किसी भी देश की पहचान उसके बड़े बड़े शहरों, तकनीकी विकास के साथ साथ उसकी परंपराओं, उसकी मिट्टी, उसके लोगों में भी बसती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारे पथ। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा और आज के इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाएंगे उन महान हस्तियों से जिनमें से कोई लोक परंपराओं को जीवित रख रहा है, तो कोई जनजातीय संस्कृति को शब्दों में संजो रहा है, तो कोई प्रशासन का हिस्सा बनकर व्यवस्था को नई दिशा दे रहा है। ये है हमारे पथ। इस पेड़ के तने से लिपटी इस तरह की जड़ें देखकर मुझे सहसा ही याद आ रही है मेघालय के हेलीवार की। दरअसल मेघालय में चेरापूंजी है ना, कितनी बारिश होती है वहाँ पर। और चेरापूंजी में जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो वहाँ के जंगलों में पैदल चलना दूभर हो जाता है। तो वहाँ की खासी जनजाति ने ढूंढी एक विशेष कला परंपरा। वो वहाँ के पौधों की जीवित जड़ों के साथ ही बना डालते हैं पुल और ब्रिजेस। इन्हें कहा जाता है लिविंग रूट ब्रिजेस और ये विशेष वहाँ की लोक कला का ही एक हिस्सा है। पिछले 50 वर्षों से हेलीवार इस लोक कला को पोषित भी कर रहे हैं और संरक्षित भी कर रहे हैं। तो जरा सोचिए, जड़ों को पेड़ों से काटा नहीं जाता, पर उन्हीं के साथ साथ उनको बुनकर इस तरह के पुल और ब्रिजेस बना दिए जाते हैं जो सदियों तक जीवित रहते हैं। हालांकि इन्हें परिपक्व होने में 15 से 30 वर्ष लग जाते हैं। एक विशेष लोक परंपरा जिसे संरक्षित करने के उनके प्रयासों के लिए ही उन्हें दिया गया है पद्म सम्मान। प्रकृति की छटा कितनी अनोखी होती है। इसे केवल देखा नहीं जाता, इसके साथ जिया भी जाता है। भारत के पूर्वोत्तर में मेघालय के घने बारिश से भरे जंगलों के बीच एक ऐसी परंपरा आज भी सांस ले रही है जहां पेड़ों की जड़ें रास्ते बनाती हैं। और प्रकृति इंसान का सहारा बन जाती है। ये कहानी है मेघालय के पूर्वी खासी हिल्स जिले के सिएज गांव के रहने वाले हेलीवार की, जिन्होंने आधी सदी से भी अधिक समय तक प्रकृति और परंपरा के इस अनोखे रिश्ते को जीवित रखा। सोहरा यानी चेरापूंजी, जहां हर साल हजारों मिलीमीटर बारिश होती है, जहां जंगलों और नदियों के बीच सफर आसान नहीं होता। वहीं हेलीवार ने प्रकृति से ही रास्ता बना लिया। मैं किसान हूँ और अपने माता पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए खेती किसानी सीखी। बचपन से ही मैंने जीवित जड़ पुलों के निर्माण और संरक्षण का काम शुरू कर दिया था। यह जिम्मेदारी मुझे अपने पिता और पूर्वजों से विरासत में मिली ताकि लोग नदी पार कर सकें और खेतों व आसपास के गांवों तक आसानी से पहुंच सकें। मेरे लिए जीवित जड़ पुल सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि समुदाय की जरूरत और प्रकृति की अनमोल धरोहर है। बांस और लकड़ी समय के साथ कमजोर पड़ जाते हैं, लेकिन रबर के पेड़ों की जड़ें मजबूत और टिकाऊ पुल बनाती हैं। मेरे पिता और दादा ने सिखाया कि यह काम सिर्फ पुल बनाने का नहीं, बल्कि समाज की भलाई और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की इस अनोखी विरासत को संजोने का है। खासी समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा लिविंग रूट ब्रिजेस।
यानी जीवित जड़ों से बने पुल आज पूरी दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र है। इन्हें संरक्षित रखने में हेलीवॉर का योगदान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। बचपन में अपने दादा से प्रेरणा लेकर उन्होंने रबर फिग पेड़ों की जड़ों को दिशा देना शुरू किया और धीरे धीरे वही जड़ें मजबूत प्राकृतिक पुलों में बदलती गईं। इन पुलों को परिपक्व होने में 15 से 30 वर्ष तक का समय लगता है, लेकिन एक बार बन जाने के बाद ये सदियों तक टिके रह सकते हैं। हेलीवॉर ने सीएच गांव और आसपास के कई लिविंग रूट ब्रिजेस के संरक्षण, रखरखाव और मजबूती पर निरंतर काम किया। साथ ही युवाओं को पर्यावरण संरक्षण और पारंपरिक ज्ञान की सीख भी दी। मेरे पिता गांव के वरिष्ठ जनों में एक हैं और ग्राम समुदाय ने उन्हें इस गांव का मुखिया चुना है। बचपन से लेकर आज तक उनका पूरा जीवन प्रकृति और समाज की सेवा से जुड़ा रहा है। पिताजी को पद्मश्री मिलने पर हम पूरे परिवार और गांव के लिए एक गर्व और खुशी का क्षण है। हम भारत सरकार के उन सभी लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने पिताजी के वर्षों के समर्पण, मेहनत और समाज सेवा को सम्मानित किया। स्थानीय भाषा में जिंगकियंग-ज्री कहलाने वाले ये जीवित पुल आज मानव और प्रकृति के अद्भुत संतुलन की मिसाल माने जाते हैं। दुनिया भर से पर्यटक इन्हें देखने मेघालय पहुंचते हैं और अब ये यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल होने के लिए नामित किए गए हैं। लेकिन हेलीवॉर के लिए ये केवल विरासत नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है। एक साधारण किसान के रूप में वे खेती भी करते रहे और साथ ही प्रकृति के संरक्षक की अपनी जिम्मेदारी भी निभाते रहे। उनकी कहानी ये सिखाती है कि विकास केवल कंक्रीट से नहीं होता, कभी-कभी पेड़ों की जड़ों में भी भविष्य की राह छिपी होती है। समाज के लिए किए गए उनके अतुलनीय योगदान के लिए समाज सेवी हेलीवॉर को पद्मश्री सम्मान की हार्दिक बधाई। तमिलनाडु की एक पारंपरिक युद्ध कला है सिलंबम, एक तरीके का मार्शल आर्ट्स। पुडुचेरी के पचनीवेल ने वर्षों तक इसका अभ्यास किया, इसमें शोध भी किया और फिर इसे आत्मसात किया। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ख्याति भी मिलाई। उन्होंने इस पर प्रदर्शनियां की, वर्कशॉप्स की, प्रतियोगिताएं भी की ताकि देश विदेश में इसे लोकप्रिय बनाया जा सके। तो वहीं इससे जुड़ी सांस्कृतिक पहचान को भी संरक्षित किया। वे यही नहीं रुके, उन्होंने अगली पीढ़ी तक इसे पहुंचाने का बीड़ा भी उठाया और निःशुल्क बिना पैसे लिए युवाओं को इसमें प्रशिक्षित किया। इसीलिए तो राष्ट्र ने दिया उन्हें पद्म सम्मान। प्रत्येक कला संपूर्ण सभ्यता की स्मृतियों की वाहक होती है। जो लोग इन पारंपरिक कलाओं को अपने भीतर जीवित रखते हैं, वे उन्हें नई पीढ़ियों की पहचान बना देते हैं। ये कहानी है पुडुचेरी के पचनीवेल की, जिन्होंने भारत की प्राचीन युद्ध कला सिलंबम को अपना जीवन समर्पित कर दिया। सिलंबम एक प्राचीन भारतीय युद्ध कला, जिसमें बांस की लाठी के माध्यम से संतुलन, गति, आत्मरक्षा और अनुशासन का अभ्यास किया जाता है। लेकिन बदलते समय के साथ ये कला धीरे धीरे सीमित होती जा रही थी।
ऐसे समय में के पचनीवेल ने इसे केवल जीवित ही नहीं रखा, बल्कि देश और दुनिया तक पहुंचाने का संकल्प लिया। मैं पिछले 40 वर्षों से सिलंबम कला का अभ्यास कर रहा हूं और 30 से अधिक वर्षों से विद्यार्थियों को इसका प्रशिक्षण दे रहा हूं। सिलंबम तमिल समाज की सबसे प्राचीन पारंपरिक कलाओं में से एक है। बचपन में अपने पूर्वजों को इसका अभ्यास करते देखकर मेरे भीतर भी इस कला के प्रति लगाव पैदा हुआ। मैं आज भी विद्यार्थियों को यह कला निःशुल्क सिखाता हूँ। हमारी अकादमी से तैयार कई विद्यार्थी आज भारत और विदेशों में सिलंबम सिखा रहे हैं। पुडुचेरी के पुरनम कुप्पम में जन्मे पचनीवेल की बचपन से ही मार्शल आर्ट और शारीरिक अनुशासन के प्रति गहरी रुचि थी। अपने गुरु मास्टर राजाराम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हुए उन्होंने सिलंबम की उस परंपरा को आत्मसात किया जो सदियों से तमिल संस्कृति का अभिन्न अंग रही है। यही नहीं, उन्होंने वर्षों तक हजारों विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया और कई छात्रों को तो निःशुल्क शिक्षा दी। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित प्रदर्शनियों, प्रतियोगिताओं के साथ साथ उनके प्रदर्शनों ने सिलंबम को लोकप्रियता के साथ साथ नई पहचान दिलाई और भारतीय पारंपरिक युद्ध कलाओं को वैश्विक स्तर पर सम्मान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेरे मामा चंद्रन ने यहाँ सबसे पहले सिलंबम की कक्षाएं शुरू की थी। बचपन से ही मैं अपने परिवार और गांव के लोगों को इस कला का अभ्यास करते देखती आई हूँ। मामा के निधन के बाद उनके छोटे भाई राजा राम ने यह जिम्मेदारी संभाली। वहीं मेरे पति पलानीवेल ने भी सिलंबम सीखना शुरू किया। मुझे गर्व है कि उनकी वर्षों की साधना और समर्पण ने उन्हें पद्मश्री सम्मान दिलाया। मार्शल आर्ट और सांस्कृतिक संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए के पचनीवेल को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, कलाईमामणि पुरस्कार सहित कई प्रतिष्ठित सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। खेल के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए के पचनीवेल को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। हर कलाकृति कलाकार की कला के प्रति अटूट प्रेम का ही आईना होती है। कार्यक्रम में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें हमारे पर। सोचिए, वो तारा जो रात को टिमटिमाता है, जिसका प्रकाश निकला था लाखों साल पहले। क्या आप जानते हैं आपके सेल में छुपा है एक जीनियस कोड, डीएनए। क्या कभी सोचा है कि आपका दिल धड़कता है कैसे? विज्ञान सिर्फ किताबों में नहीं है, यह है आपके आसपास। जानिए वो कैसे जो हर क्या के पीछे छुपा है। आपकी साइंटिफिक सोच को देगा एक नया स्पार्क जो खोलेगा एक नई दुनिया का दरवाजा। वो है साइंस स्पार्क। हमारे देश की पुलिस, जिनकी कंधों पर जिम्मेदारी होती है देश की सुरक्षा की, कानून व्यवस्था की, और हमारे देश में कितने ही ऐसे शौर्य और साहस का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें देश भी सलाम करता है। और इनमें आता है नाम आईपीएस के विजय कुमार का। इन्हें पुलिस में एक जीवित किंवदंती माना जाता है क्योंकि इन्होंने इतने सारे सफल ऑपरेशंस को अंजाम दिया। चंदन तस्कर वीरप्पन के खिलाफ जो ऑपरेशन चलाया गया उसमें चंदन तस्कर को मारने का श्रेय भी इन्हें जाता है। साथ ही इन्होंने ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे कितने ही सफल ऑपरेशंस को सक्सेसफुली आगे बढ़ाया, उन्हें सफलता तक पहुंचाया। यही नहीं, जब इनके कंधों पर जिम्मेदारी आई तो इन्होंने नक्सल विरोधी अभियानों को भी देश में नई दिशा दी। और इनकी जो मिसाल दी जाती है वो इनके हौसले और हिम्मत को लेकर दी जाती है। और इनके बेमिसाल योगदान को देखते हुए ही इन्हें देश ने दिया है पद्मश्री का सम्मान। कभी कभी किसी वर्दी की पहचान केवल उसके पद से नहीं होती,
बल्कि उन फैसलों से होती है जो देश की सुरक्षा व्यवस्था और विश्वास को नई दिशा देती हैं। यह कहानी है भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी के विजय कुमार की। जिन्होंने अपने लंबे और साहसिक करियर में आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय सेवा को नई पहचान दी। तमिलनाडु में जन्मे के विजय कुमार को बचपन से ही अनुशासन, कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी की प्रेरणा मिली। यही मूल्य आगे चलकर उनके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी ताकत बनी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने देश सेवा का मार्ग चुना और वर्ष 1975 में भारतीय पुलिस सेवा में शामिल होकर एक ऐसी यात्रा की शुरुआत की जिसने उन्हें देश के सबसे प्रतिष्ठित और भरोसेमंद पुलिस अधिकारियों में शामिल कर दिया। मेरे दादा का मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव रहा। वे पेशे से वकील थे। बचपन में जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं क्या बनना चाहता हूँ, तो मेरा जवाब होता था जिला कलेक्टर। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं अपने पिता को वर्दी में देखता था। वे बेहद स्मार्ट और प्रभावशाली लगते थे। वहीं से वर्दी के प्रति मेरे मन में एक विशेष आकर्षण पैदा हुआ। तभी मैंने तय किया कि मुझे आईपीएस बनना है। यह एक बेहतरीन सेवा है। विजय कुमार ने देश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन वर्ष 2004 में उनका नाम पूरे देश में तब चर्चा का विषय बन गया जब उन्होंने ऑपरेशन कोकून की योजना बनाई। वह ऐतिहासिक मिशन जिसने दशकों से सक्रिय वन डाकू वीरप्पन के आतंक का अंत कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कश्मीर सहित देश के कई संवेदनशील क्षेत्रों में भी सेवाएं दी और केंद्रीय सुरक्षा बलों में महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई। यह मेरे लिए बहुत गर्व और भावुकता का क्षण है कि मेरे पिताजी को पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ। मैंने बचपन से ही उनके अंदर मेहनत, अनुशासन और समर्पण को बेहद करीब से देखा है। वे अपनी फिटनेस और अभ्यास को लेकर हमेशा बेहद नियमित रहे। घर पर ही वे शूटिंग की प्रैक्टिस किया करते थे। शायद यही कारण है कि वे अपने लक्ष्य के प्रति इतनी समर्पित रहे और उन्होंने हम सभी को हमेशा प्रेरित किया। लगभग 4 दशकों की सेवा के बाद वर्ष 2012 में के विजय कुमार भारतीय पुलिस सेवा से सेवानिवृत्त हुए, लेकिन देश सेवा से उनका जुड़ाव कभी समाप्त नहीं हुआ। सेवानिवृत्ति के बाद भी उन्होंने गृह मंत्रालय और जम्मू कश्मीर से जुड़ी महत्वपूर्ण सलाहकारी भूमिकाओं में योगदान दिया, जहां उनके अनुभव और रणनीतिक समझ का लाभ देश को मिलता रहा। उनका जीवन यह बताता है कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार में नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, साहस और निरंतर सेवा में होता है। सिविल सेवा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए के विजय कुमार को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। कितनी खूबसूरत है ना ये कलाकृति। ये पक्षी है गिरलैया और इसे बांस से बनाया गया है और एक जनजातीय कलाकार ने इसको तैयार किया है। हमारे जनजातीय समाज की कलाएं, उनकी भाषाएं, उनका साहित्य बहुत समृद्ध होता है और देश भर में हम इन्हें देखते हैं और इन्हें संरक्षित करने के प्रयास भी अलग अलग स्तर पर किए जा रहे हैं। लेकिन सलाम करना चाहिए उन लोगों को जो अपने समाज से जुड़े इन तमाम आयाम को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं। ओडिशा के मयूरभंज के चरण हेम्ब्रम भी एक ऐसे ही व्यक्ति हैं जिन्होंने संथाली साहित्य, संथाली भाषा
और खास तौर पर ओल्ड चिकी लिपि जो इससे जुड़ी हुई है, इसे संरक्षित करने में अपना पूरा जीवन लगा दिया। उनके इन प्रयासों को राष्ट्र ने भी दिया पद्म सम्मान। एक भाषा केवल शब्दों का संग्रह नहीं होती, वो अपने साथ एक समाज का इतिहास, उसकी परंपराएं और उसकी पहचान लेकर चलती है। और जब वही भाषा धीरे धीरे खोने लगे तो कुछ लोग उसे बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। ऐसे ही एक व्यक्ति हैं ओडिशा के वरिष्ठ साहित्यकार और जनजातीय संस्कृति के संवाहक चरण हेम्ब्रम। जिन्होंने संताली भाषा, जनजातीय शिक्षा और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का आजीवन प्रयास किया। ओडिशा के मयूरभंज जिले के नुआ गांव में जन्मे चरण हेम्ब्रम ने बचपन में ही महसूस किया कि बदलते समय के साथ संताली भाषा और जनजातीय पहचान धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। यही चिंता आगे चलकर उनके जीवन का संकल्प बन गई। मैं सिर्फ आदिवासी बच्चों को ही नहीं सिखाता, बल्कि हर उस बच्चे को सिखाता हूँ जो सीखना चाहता है। संथाली गीतों और नृत्य को मैंने शिक्षा का माध्यम बनाया ताकि बच्चे सहज और आनंद के साथ सीख सकें। अलग अलग स्कूलों के बच्चे, चाहे वे संथाली समुदाय के हों या अन्य समाजों से, इन गीतों और नृत्यों से जुड़ते हैं और कई बच्चे ओल्ड चिकी लिपि सीखने में भी रुचि दिखाते हैं। यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है कि हमारी भाषा, संस्कृति और परंपरा अब समाज के व्यापक हिस्से तक पहुंच रही है। बहुत खुशी लगे। चरण हेम्ब्रम ने शिक्षा, साहित्य और सामाजिक जागरूकता को अपने कार्य का माध्यम बनाया और जनजातीय समाज में भाषा संरक्षण की एक मजबूत अलख जगाई। उन्होंने ऑल इंडिया आदिवासी सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल एसोसिएशन के साथ जुड़कर संताली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के प्रचार प्रसार का व्यापक अभियान चलाया। तो कई इटुन आसरा केंद्रों की भी स्थापना की, जहां जनजातीय बच्चों और युवाओं को अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराओं से जुड़ते हुए शिक्षा दी जाती है। गीतों को नाचा कर यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं, बल्कि पूरे भारतीय आदिवासी समाज का सम्मान है। पंडित रघुनाथ मुर्मू से प्रेरणा लेकर मैंने ओल्ड चिकी भाषा और संस्कृति के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया। इसी उद्देश्य से अब तक लगभग 15,000 इटुन आसरा केंद्र स्थापित किए ताकि बच्चों तक मातृभाषा की शिक्षा पहुंच सके। इन केंद्रों में पढ़ाने वाले कई शिक्षकों को आज सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार मिले हैं, जो मेरे लिए गर्व और खुशी की बात है। चरण हेम्ब्रम ने संताली भाषा और ओल्ड चिकी लिपि के प्रचार प्रसार को अपना मिशन बनाया और वर्षों तक समाज के बीच एक स्वयंसेवक की तरह कार्य करते रहे। उनके प्रयास सिर्फ भाषा संरक्षण तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उन्होंने हजारों लोगों को अपनी पहचान और विरासत पर गर्व करना सिखाया। चरण हेम्ब्रम का जीवन ये बताता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी संस्कृति और समाज के लिए समर्पित होकर कार्य करता है, तो उसका योगदान पीढ़ियों तक एक जीवित विरासत बन जाता है। साहित्य और जनजातीय शिक्षा के क्षेत्र में उनके इस असाधारण योगदान के लिए चरण हेम्ब्रम को पद्मश्री सम्मान की बहुत बहुत बधाई। इस कार्यक्रम में हम आप तक लेकर आते हैं पद्म हस्तियों की उपलब्धियां, जिनके पीछे छिपा होता है अटूट समर्पण, अथाह संकल्प, और इसीलिए ये बनते हैं हमारे पद्म। इनका हर प्रयास राष्ट्र को मजबूत बनाता है और राष्ट्र का गौरव बढ़ाता है। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे ऐसी ही और प्रेरक गाथाओं के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।